DID TV presents मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल ने डीआईडी टीवी से एक विशेष भेंट में बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों काम किए हैं और उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक किताब भी प्रकाशित किया है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे पूर्व विधायक के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों काम किए हैं। अवैध निर्माण के मुद्दे पर भी उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ लिखित में शिकायत की, लेकिन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उसे दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और उनकी पार्टी यहां पर सभी समस्याओं पर नजर रख रही है। क्या कहा शिवचरण गोयल ने, आप खुद सुने डीआईडी टीवी की खास रिपोर्ट। शिवचरण गोयल जी, मुझे आप सीधी बताएं कि जो आप एक व्यापारी थे, अच्छे व्यापारी के रूप में आपकी एक पहचान रही, आप राजनीति के क्षेत्र में कैसे आ गए? मेरा कभी जिंदगी में राजनीति में आने का कभी भी प्रयास नहीं किया और ना मैं प्रयासरत था। कभी किसी भी मंच को मैंने साझा नहीं किया। मैं 91 से योगा कर रहा हूँ। तो योगा करते करते जब 2013 में इनकी पार्टी बनी, अरविंद की आम आदमी पार्टी, तो उसमें योगा की टीम में एक सदस्य अरविंद केजरीवाल जी को जानता था। तो उसके माध्यम से मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो तब भी उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़िए। 2013 में मैंने इलेक्शन को बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उस समय मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर आगे स्थितियां 2014 में, तब उन्होंने एक ही बात कही, अरविंद ने, कहना जी आज के बाद मेरे से नहीं मिलना। कहना गंदगी का क्षेत्र है, मैं भी जानता हूँ। यदि गंदगी के क्षेत्र में अच्छे लोग नहीं आएंगे और इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो आप मेरे पास क्यों आते हैं? गंदगी को साफ करना तो मिलकर साफ करेंगे। तब मैंने उनका एक योद्धा बनकर इसमें पार्टिसिपेट किया और परमात्मा के आशीर्वाद से हम इस इलेक्शन में जीते। और मोतीनगर क्षेत्र में आज तक भी बीजेपी और जनसंघ के अलावा आज तक कोई भी आदमी इस क्षेत्र में कभी कोई नहीं जीत सका। तो ये तो मैं कहीं ना कहीं परमात्मा का चमत्कार मानता हूँ कि जनता ने मेरे पर विश्वास किया, आम आदमी पार्टी पे विश्वास किया और हमें यहाँ तक पहुँचाया। गोयल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, जो कि यह क्षेत्र जो है जनसंघ और बीजेपी का गढ़ रहा है और वहां की जनता ने पहली बार बनी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व को महत्व दिया और वो प्रतिनिधि जो है सो चुन करके आया, वो भी 60,000 वोट से। तो आखिर ऐसा क्या कारण हो गया जो कि आप एक बगल उस क्षेत्र की जनता ने आपको इतना प्यार दिया और आपको विधायक के रूप में चुना और आप 2.5 साल से उस क्षेत्र में सेवा कर रहे थे, तो फिर एकदम से आपके एक भी प्रत्याशी निगम का चुनाव नहीं जीत पाया? ऐसा था कि जीतने के बाद कार्य क्षेत्र में काम करते गए और करते करते ऐसे ऐसे काम हुए जो कि पिछले मेरे ख्याल 15-20 सालों से काम अटके हुए थे। जहां पर हमारे पूर्व प्रतिनिधि रहते हैं उस क्षेत्र में कीर्ति नगर, मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर, सरस्वती गार्डन, शारदापुरी, मैं जब चुनाव प्रचार में निकला और वहाँ के लोगों से जब मेरी बात होती थी तो एक ही बात कहते थे वहाँ के बड़े लोग, कहना बेटे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जीत के आए तो हमारा पानी को ठीक कर दें। तो 90% उस क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या थी और पानी की कमी की समस्या थी। मैंने इस 2.25 साल के अंदर, फरवरी में हम जीत के आए थे और आज मई है, 2.25 साल के अंदर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ 80% पूरे क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या खत्म हो चुकी है। और जो भी जनता मेरे से मिलने आई उसका काम मैक्सिमम किया। तो मैं 5-10% छोड़कर मैं ये कह सकता हूँ कि आज की डेट में गंदे पानी की समस्या क्या, सिस्टमेटिक पानी की समस्या भी वहाँ कर दी। शारदापुरी में पानी जहाँ पिछले 20 सालों से नहीं आ रहा था, वहाँ भी पानी पहुँचा।
और कम से कम भी 25 जगह पाइपलाइन डलवाई, जहां आज तक पानी पाइपलाइन से नहीं पहुंचा था, टैंकरों से पानी जाता था। यहाँ तक कि हमारे शिवानंद बस्ती, यहाँ पर सुबह शाम टैंकर आता था और डेली लड़ाई होती थी। डेली वो पुलिस के अंदर जाते थे, थाने के अंदर, वहाँ पाइपलाइन डल गए। आपका फर्नीचर ब्लॉक, मैं एक के नाम गिनवाऊंगा तो कम से कम भी बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन 25 जगह पाइपलाइन डल चुकी है। और इसमें भी पानी की सेविंग है। जब टैंकर से हम पानी भेजते हैं तो कम से कम भी उसमें 30-35% पानी यूज होता है और 60% पानी वो वेस्ट होता है। तो हर जगह हम पानी की भी बचत कर रहे हैं और पानी को सिस्टमेटिक कर रहे हैं। इसके अलावा इस मोती नगर क्षेत्र में 4 चौराहे मैंने चौड़े किए। एक चौराहा आपका, जब हम आनंद पर्वत से जखीरे का पुल पार करते हुए टूवर्ड्स जाते हैं पंजाबी बाग रामपुरे की लाइट पर, तो आज से करीब 1.5-2 साल पहले यहाँ पर आधे घंटे से 2 घंटे का जाम था। आधे घंटे से 2 घंटे का जाम। और ये रोहतक रोड है, यहाँ से लाखों लोग बहादुरगढ़, नांगलोई, मुंडका, रोहतक जाते हैं और लाखों लोग यहाँ से गुजरते हो और वो आधे घंटे से 2 घंटे इनका समय वेस्ट होता हो, उनका पेट्रोल, उनका पॉल्यूशन, और उस समस्या को मात्र 12 घंटे में ठीक कर दिया गया। आप इसे क्या कहेंगे? यही बात मैं गोयल साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा काम किया, जनता ने आपसे जो बातें रखी, जो डिमांड किया, पानी की समस्या आपने सॉल्व कर दी और लोग खुश हो गए। इसकी फोटो भी है। पहले उस सड़क के ऊपर एक 14 फुट का अवरोधक सड़क पे बना दिया गया जानबूझ के। सड़क पर इसका क्या मतलब है? जब मेरे पास वहाँ की पब्लिक आई, क्योंकि मैं रहता हूँ जयदेव पार्क में, तो वहाँ की पब्लिक आई कि सर आपसे सिर्फ 500 मीटर दूरी पर यहाँ जाम लगता है और एमएलए आप बने हैं तो उसका सोल्यूशन करिए। मैं गया और मैंने देखा ये 14 फुट का चबूतरा बना हुआ सड़क के बीचों बीच, इसकी वजह से जाम था। मेरे साथ ऑफिसर खड़ा हुआ है फोटो के अंदर, करतार सिंह, पीडब्ल्यूडी का ऑफिसर है। उससे मैंने कहा ये चबूतरा क्यों बनाया गया है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक ही बात कही, मैं इसको बताऊंगा नहीं आपको, मैंने इसका क्या करूँगा, ठीक कर दूंगा 12 घंटे में। नए आए थे, पॉलिटिक्स की नॉलेज थी नहीं, पॉलिटिशियन नहीं हम, आज भी नहीं है। हम जनता के सेवक हैं और एक आम आदमी, और इसको 12 घंटे में ठीक करने के बाद आपके सामने फोटो है। गोयल साहब ये बहुत अच्छा आप तस्वीर के साथ, प्रमाण के साथ इस चीज को दिखा रहे हैं। ये तो जीता जागता एक भ्रष्टाचार का मुद्दा था और आपने ये भी बताया कि पदाधिकारी ने ये बताने से इनकार कर दिया कि हम ये नहीं बताएंगे। तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको इस मुद्दे को जो है सो अपने मंत्रालय में जो संबंधित मंत्री हैं उनके सामने या डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखना चाहिए था। चलिए, आपको अनुभव नहीं था, आप पहली बार जो है सो एमएलए बने थे और आप कह रहे हैं जो कि आप जो है सो लीडर नहीं है, आप आज भी एक आम आदमी हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मुद्दे आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। सड़क का मामला, अतिक्रमण का मामला। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। इसके अलावा 3 चौराहे और, राजा गार्डन चौक जहां 52 साल से कब्जा था, तोड़वा के उस रोड को चौड़ा किया गया। इसी तरह से आपका बालीनगर चौक जहां पर एनटेल का बक्सा पिछले 20 सालों से सड़क के बीचों बीच था, उसको उठाया गया, पीछे किया गया। इसी क्रम में कीर्ति नगर के 2 कट 5/35 पेट्रोल पंप के सामने उसको कटों को बंद करके यू टर्न दे दिया गया, जिससे कि कम से कम भी लाखों लोगों को बेनिफिट हुआ। यदि इसकी हम काउंटिंग करेंगे तो कम से कम भी अरबों खरबों रुपए का फायदा हुआ पब्लिक को। इसके अलावा स्कूल बन रहे हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनी है जो दिल्ली की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है और ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर 6000 बच्चे तक पढ़ेंगे। और ये हमारा सपना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बड़ी बनाने का है।
और इसमें 80% एडमिशन ओनली दिल्ली के बच्चों का हुआ, क्योंकि दिल्ली के बच्चों को एडमिशन मिलता नहीं है, वो 95% लेकर धक्के खाते हैं। तो उसके लिए हमने सोचा, ये आपके विधानसभा में अंबेडकर स्टेडियम? हाँ जी, हमारे विधानसभा में है, ये मिलन करमपुरे के सामने पड़ती है, और इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि ये पीछे जाके पड़ती है, ये हमारी विधानसभा में है। और इसका उद्घाटन हमने 2016 में मनीष सिसोदिया जी ने किया था, और ये स्टार्ट है, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और ये हमने बच्चों की रेशो को बढ़ाते जाना है हर साल, और ये डबल शिफ्ट में हम काम करेंगे। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई कि जो मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय की स्थापना आपने अपने कार्यकाल में करवाया है, और दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने उसका उद्घाटन किया। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी जिन्हें आपने पराजित कर करके विधानसभा का सीट प्राप्त किया है, वो तो कहते हैं जो विधायक एक भी काम बतावे जो कि उन्होंने 2.5 साल में किया हो। ये एक किताब छपी हुई है, इस किताब के अंदर कम से कम भी 250 से 300 काम हैं। यदि एक एक काम को मैं गिनवाने लगूंगा तो कम से कम भी मुझे पूरा एक दिन चाहिए। और टोटल प्रोग्राम इसमें जो बड़े बड़े काम है पिक्चर्स के साथ हैं, एक एक फोटो इसमें मेंशन है कि जिसमें ये नहीं कहेंगे कि हम एक वैसे को बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम हुआ हमारा आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल। आज से 1.5 साल पहले लोग इसे जानते भी नहीं थे, लोग समझते थे छोटी सी डिस्पेंसरी है। मैं जब वहां गया तो वहां की स्थिति इतनी दयनीय थी, सफाई नहीं, दवाइयां नहीं, सिस्टम बिल्कुल बेहाल था। और ये 1.5 साल के प्रयास के बाद वहां पर एक टीम वर्क बनाया गया। टीम वर्क के बाद वहां पर आज आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको लगेगा कि हॉस्पिटल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल। इसकी सफाई, आप डॉक्टर का सिस्टम, पेशेंट को डील करने का, दवाइयां बिल्कुल मिलती है प्रॉपर, एक्सरे, आपका अल्ट्रासाउंड, और डेली इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो रही है। और ये 525 बेड का बनने जा रहा है, और ये वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। आज यहाँ पर 4000 पेशेंट आते हैं दूर दूर से, बहादुरगढ़ से, द्वारका से। मैं एक दिन सब पेशेंट से मेरी बात हुई, मैंने आप कहाँ से आए हैं? द्वारका से। आप कहाँ से आए हैं? बहादुरगढ़ से। मैंने कहा आपके आसपास हॉस्पिटल नहीं है? कहता जितनी सुविधाएं आप हमें इस हॉस्पिटल में मिलती है, हम पैसे किराए के खर्च करने के बाद भी हमारा यहाँ पर एक विश्वास है कि यहाँ हमारे साथ एक ढंग से हमारा ट्रीटमेंट होगा, और 4000 पेशेंट को दवाइयाँ रोज देना, उनको हम अच्छे डील करना। और रूम नंबर 223 सेकंड फ्लोर, मैं वहाँ पर डेली बैठता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जिसको भी मेडिकल एड के बारे में कोई भी समस्या होती है, और कमरा नंबर 223 में आगे मेरे से मिलता भी है। और वहाँ के जो एमडी हैं उनका कोऑपरेशन पूरे स्टाफ का, पूरे डॉक्टर्स का ऐसा है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। लोग बदनाम करते हैं डॉक्टरों को, तो वहाँ का सिस्टम आप देखें तो जैसे पारिवारिक माहौल होता है। गोयल साहब, आपने गिना दिया जो कि आपने पानी को ठीक किया, पानी की जो है बहुत बुरी हालत थी पीछे, और आपके कार्यकाल में 80% पानी की समस्या सॉल्व हो गई है, साफ पानी जनता को मिल रहा। दूसरा, आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम की बात की, जो मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को एक यूनिवर्सिटी मिल गई। तीसरा, आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताया। स्कूल के बारे में बताता हूँ। 15 स्कूल हैं मेरे विधानसभा में। आप एक स्कूल की भी विजिट कर लें तो आपको लगेगा ये स्कूल भी प्राइवेट से कम नहीं है। और एक स्कूल की पूरी बिल्डिंग नई बनकर तैयार हो चुकी है रमेश नगर में। कल मैंने उसका इंस्पेक्शन भी किया था, और कुछ कमियां थी, मैंने उनको कहा था कि आगे एक्शन को बुला लिया, वो ठीक करेंगे। तो एसएमसी की टीम के द्वारा वहाँ पर इतना प्रोग्राम हो रहा है स्टेट मिनिस्टर के द्वारा, तो आप एक बार देखें तो प्राइवेट स्कूल से कम नहीं मिलेगा आपको। तो आप इतना काम कर रहे हैं, फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा
इसीलिए मैं आपसे सीधी बात करने के लिए आया हूं। तो इतने काम करने के बावजूद अभी 3 दिन पहले मोती नगर तांगा स्टैंड पे जो है सो भारतीय जनता पार्टी के सभी जीते हुए निगम पार्षद और सभी कार्यकर्ता एकत्र होकर के आपके ऊपर यह सीधा आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्ट विधायक, आपने कहां भ्रष्टाचार किया, जरा उसके बारे में भी जनता को बताइए। जो कि आप को ये भ्रष्ट ओपन खुलेआम भ्रष्ट कैसे कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आपने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? मैं पहले बताना चाहूंगा आपको कि आज हमारा इंडिया में मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है। अभी 180 देशों का सर्वे हुआ है, उसमें 136वां नंबर आ चुका है गिरावट का। और ये कारण मैं मीडिया को दोष नहीं देता, कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर भी बंदिश है। मीडिया भी किसी के दबाव में काम कर रहा है, वो ओपन हर चीज को नहीं दिखा पा रहा जो उसे दिखानी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं मीडिया की भी बंदिश समझता हूँ। तो अभी तो हम इस युग में जी रहे हैं जहाँ की सच्चाई को बोलने की पावर ही नहीं। जो सच्चाई के लिए बोलता है उसके ऊपर एक्शन में आता है। अब उन्होंने मुझे कहा कि भ्रष्ट है, आप एक कोई प्रोग्राम तो दिखाएं भ्रष्टाचार का, कोई मेरा एक भ्रष्टाचार तो उजागर कर दें। और पहले वो अपने गिरेबान में तो झांक लें, आप उनके गिरेबान देखें जो बोल रहे हैं, आप एक एक का प्रोग्राम चेक कर लें, फिर इसके बाद मेरे से बात करें कि कौन भ्रष्ट है और कौन भ्रष्ट नहीं है। तो ये सवाल जो है, देखिए आम जनता तो भोली भाली है, आप भी जानते हैं इस बात को, चूंकि आप भी आम आदमी रहे हैं और आम आदमी से आप विधायक बने, और आपकी भी धारणा जो है सो पॉलिटिशियनों के बारे में क्या थी जो आपने चर्चा किया, जो केजरीवाल जी ने आपसे कहा कीचड़ को साफ करने के लिए, गंद को साफ करने के लिए उन्होंने आपको लेकर के आया। तो आम जनता तो भोली है, उसे तो जो बताया जाएगा जनता के दिमाग में वही बातें बैठेगी। अगर वो लोग भी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इन 2.5 वर्षों में इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने किस किस मंच से आवाज उठाया और इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में भी थोड़ा सा जनता को बता दें। पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, 136वां नंबर का मतलब है कि एक झूठ को हम 136 बार बोलते हैं तो वो सच हो जाता है। आप बोलते जाएं सच हो जाता है। मैं इन 2.25 साल के अंदर सिर्फ अपने लक्ष्य पे था कि मुझे अपने काम करने हैं। मैं दूसरों को देखता नहीं हूं, मैं अपने काम को देखता हूं जी। यदि मैं दूसरों को देखने लगूंगा तो इतने काम जो किए, ये 250 से 300 काम, ये काम हो जाते। कभी भी किसी लक्ष्य को यदि हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे तो दूसरे लक्ष्य हमारे खत्म हो जाते हैं। मेरा एक मानना था कि जो करते हैं करने दें, लेकिन ये जैसे लांछन उठा रहे हैं तो मुझे भी कुछ सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन मैं कोई भी बात कहूँगा तथ्य साथ कहूँगा। मैं कपिल मिश्रा की तरह बात नहीं कहूँगा कि 5 मई को मैं सीएम हाउस के अंदर गया, वहाँ पे सत्येंद्र जैन जी के साथ मैंने 2 करोड़ रुपए की लेन देन देखी। आज तक वो ये नहीं बता पाया कि मैं 5 तारीख को कितने बजे गया, किससे मिला। वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं और मुझे वहां की रिपोर्ट है कि 5 तारीख को कपिल मिश्रा जी सीएम हाउस ही नहीं गए। तो वहां उन्होंने कहां देख लिया भ्रष्टाचार। आप किसी तथ्य को, पहले एक तथ्य को चेक कर ले, उसके बाद आगे चले ना। जब उसका पहले तथ्य ही जिसने सोच समझ के बोला वही झूठ हो, तो बाद में तो आप किसी भी एलिगेशन लगा लें। कल आप एलिगेशन लगा दें PM के ऊपर, तो क्या बात वो चीज भी सत्य हो जाएगी क्या? हमारी विधानसभा के अंदर जब हमारी बातें होती थी तो कितने एलिगेशन लगाता था कपिल मिश्रा, तो उनकी भी जांच करवा ले। तो एलिगेशन तो लगाना बड़ा आसान काम है, राह चलता कोई भी आदमी लगा देगा। मैं इन चीजों में नहीं आता कि क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन पहले उसके तथ्य को जांच करवा ले। उसके बाद तो मैं तो खुले मंच में बैठा हूं और मैंने मीडिया में पूरा इसका आंसर भी दिया है। मैंने 5 तारीख में जब मेरे पे एलिगेशन लगा था, मैंने मीडिया में पूरा जवाब दिया हुआ है, आप मीडिया में चेक कर सकते हैं। गोयल साहब, देखिए बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं, सच्चाई के साथ बता रहे हैं। आम जनता, फिर मैं आपका ध्यान उस आम जनता की ओर जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली के आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए सत्ता में आई है। आम जनता भोली है, उसे नहीं कुछ पता। उसे तो जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, उस तरीके से वो धारणा बना लेती है। जब तक अगर आपके ऊपर आरोप लगा
तो आप उस बात को जनता के सामने में अपना पक्ष नहीं रखेंगे। ऐसी बात नहीं है गोयल साहब, जो कि मीडिया सारी की सारी मीडिया जो है सो किसी एक इंदिरा गांधी जैसी सशक्त प्रधानमंत्री इस देश की मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाई। इमरजेंसी में मीडिया को क्रश करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन मीडिया को आज तक इस देश में कोई क्रश नहीं कर पाया और न कर पाएगा, यह विश्वास के साथ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी काफी वर्षों से मीडिया से जुड़ा हूँ और आपके क्षेत्र में जो भी काम हुआ है और यहाँ का जो भी मसला हुआ है आपके सामने तक मीडिया के माध्यम से ही पहुंचा है। आपके क्षेत्र में मीडिया पूरी निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ अब तक काम किया है। अब आगे पता नहीं जो कि आप कर रहे हैं तो किस आधार पर यहाँ की मीडिया को भी आप उसी में शामिल कर दिया। क्या यहाँ की मीडिया ने आपको सहयोग नहीं किया? मैं उस लेवल की मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की मीडिया की बात नहीं कर रहा। यहाँ की मीडिया तो मेरा तो साथ दे रही है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। हर चीज़ को बड़े सिस्टमेटिक एक्सप्लेन होता है। यहाँ के जितने अखबार हैं, करीब 30 अखबार हैं मेरे क्षेत्र के अंदर, वो बड़ा मेरे से कोऑपरेशन करते हैं और हर चीज़ को बड़ा सिस्टमेटिक। मैंने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने कोई चीज़ किसी भी वारदात को गलत तरीके से दिखाया। तो यहाँ की मीडिया का तो मैं वैसे ही धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक मेरे एलिगेशन की बात है, मैंने ये मीडिया में बताया और मैं आपके बीच में बता देता हूँ। उसने मेरे पर एलिगेशन लगाया कि मेरे पास 2 पैन कार्ड हैं, मेरे पास 1 मन कार्ड है, और उसने कहा आप 18 कंपनियों में डायरेक्टर हैं, मैं 27 महीने से किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूँ। जिस दिन मैं जीत के आया था उस दिन मैंने, मेरी कंपनी 2 है, उन दोनों कंपनियों से मैंने अपने डायरेक्टरशिप से मैंने अपने त्यागपत्र दे दिया था। मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि एक टाइम में ही काम किया जाए। यदि मैं सेवा में निकला हूँ तो सेवा करूँगा, मैं बिजनेस नहीं करूँगा। मैंने 27 महीने के अंदर मैंने कभी ऑफिस जाता नहीं हूँ। मैं ओनली, मेरा एक ही लक्ष्य है क्षेत्र की सेवा करना। फिर उसने एलिगेशन लगाया कि आप इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, मुझे इस कंपनी में डायरेक्टर कभी मैं बनाई नहीं। तो उसने पूरा होमवर्क नहीं किया और उसका तो मकसद एक ही था कि आम आदमी पार्टी के हर आदमी को बदनाम करना। कभी वो संजय सिंह पर, कभी आशुतोष पर, कभी किसी पर। कम से कम भी मैं ख्याल वो 15-20 आदमी नाम ले चुका है। उसने किसी को भी प्रूव किया। तो इसी तरह से बोलता जाएगा तो मैं ख्याल कोई आदमी ठीक है ही नहीं। क्या आप समझते हैं भ्रष्टाचार को दूर करना इतना आसान काम है? 70 सालों से जो कोई काम नहीं कर पाया, यदि हम इस काम को करने की कोशिश करेंगे क्या हमें फूल मिलेंगे? ये कांटों से भरा हमें ताज मिला है। इतना इजी नहीं है किसी सिस्टम को ठीक करना। और जो पहले लोग इसमें काम करते थे वो क्या हमें काम करने देंगे? जनता समझती है। ये हरियाणा से पानी रोका गया और बदनाम किसको करने की कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली के केजरीवाल जी पानी नहीं दे रहे। भाई पानी हरियाणा देगा तभी तो हम पानी देंगे। 70 साल का रिकॉर्ड है कि वजीराबाद प्लांट पहली बार बंद हुआ। आप जाके स्टडी करवा ले, ऑफिसर से पूछवा ले कि आज पहली बारी हरियाणा ने पानी रोका गया, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली में पानी की क्राइसिस हुई। ये गंदी राजनीति। आपने लड़ना है हमारे से लड़े, जितना अटैक करें हमारे पे करें। आप दिल्ली की पब्लिक को परेशान क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आगे आगे और गंदे काम करेंगे। जब ये पानी के पीछे लड़ सकते हैं और आगे क्या लड़ेंगे परमात्मा जानता है, लेकिन मेरे साथ परमात्मा है और इस परमात्मा से डर के कहता हूं मैं, हमारे साथ जो भी करेगा वो परमात्मा देख रहा है बस। गोयल साहब, ये आपके अंदर का जो दर्द था आपने मीडिया के सामने में बयान किया और ये मीडिया जो है सो जितनी क्षमता है वहां तक इसे पहुंचाने की बात करेगा। लेकिन एक बात जो इस बात के क्रम में आपने कही, लेकिन उस बात पर आपने फिर पर्दा डाल दिया। हम चाहते हैं जो कि आप उस बात को जो है सो स्पष्ट रूप से जनता को बताएं, क्योंकि मीडिया अभी आपके सामने में। आप कहते हैं जो मीडिया आप लोगों की बात को नहीं उठाता। अब जब मीडिया आपके सामने है तो आप ये बताइए कि मीडिया जो कुछ भी दिखा रहा है या जो कुछ भी बोल रहा है वो आपके पार्टी के ही जुड़े हुए प्रारंभिक सदस्य के रूप में कपिल मिश्रा जी थे। कपिल मिश्रा जी को आप लोगों ने मंत्री बनाया, जल मंत्री बनाया,
और वही कपिल मिश्रा जी आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें मीडिया क्या करे? अब आप की पार्टी मीडिया को सही बात नहीं बताएगी, मीडिया के सामने में सही तथ्य नहीं रखेगी, तो मीडिया क्या करे? मीडिया कभी किसी का नहीं है, मीडिया सत्य के साथ रहा है और मीडिया सत्य के साथ ही रहेगा। अगर आपने प्रतिवाद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने जब अपनी बात रखी, तो मीडिया ने उसे भी दिखाया या मीडिया ने उसे छुपा दिया? नहीं, इसमें मैं एक बात कहूँगा, पक्षपात है। हमारी बात को एक चैनल पे दिखाया गया और वो मैक्सिमम 3 मिनट के लिए, उसके बाद आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया। और दूसरी बातें वो ओवर एक्सपोज हुई। तो यदि मैंने कोई बात कही है तो उसको भी दिखाएं ढंग से। किसी भी चैनल के ऊपर आप देखेंगे मेरी बात नहीं दिखाई गई, तो कहीं ना कहीं पक्षपात है। आप इस तरह लेना कि ईवीएम मशीन के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा, केजरीवाल जी ने, उन्होंने कहा कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उसको इतना पारदर्शी कर दें ताकि किसी के मन में संशय नहीं रहे। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि दोबारा से एमसीडी इलेक्शन करवा लो, पंजाब में इलेक्शन करवा लो या यूपी में करवा लो। उन्हें ये बात तो कभी नहीं गई कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर ताकि जो एक संदेह बना हुआ है उसको ठीक किया जाए। अब हमने जब कहा कि ये मशीन हमें दे दें 90 सेकंड के लिए, अब इसका हम मदरबोर्ड चेंज करके आपको दिखा देंगे कि इसमें चीटिंग हो सकती है, 90 सेकंड को देने में क्या दिक्कत है? मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास और मुझे कहता हूँ कि मुझे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर कहता है कि एक्सरे करवा लो या अल्ट्रासाउंड करवा लो, और वो कहेगा कि ऊपर से आप ठीक है, छोड़ो, दवाई की जरूरत नहीं है। गोयल साहब, मैं यहाँ बीच में आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, शायद आपको यह जानकारी नहीं है, चुनाव आयोग ने आप सभी राजनीतिक दल को 3 तारीख को ईवीएम के बारे में बुलाया है और कहा है जो आप इसे हैक करके दिखाओ। नहीं, उन्होंने एक बात कही है कि इसको बाहर से हैक करके दिखाएं। जब तक हम अंदर से इसके मदरबोर्ड को नहीं देखेंगे कैसे पता लगेगा? बाहर से तो मैं बैठा हूँ आपके सामने, मेरा शरीर ठीक है और मैं कहता हूँ मुझे पेट में दर्द है, तो क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड करते हैं, कैट स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं। यदि पेट में दर्द उस मशीन के है तो मशीन को अंदर से देखा जाएगा ना। अंदर से देखने में आपके सामने देख रहे हैं 90 सेकंड के लिए, उसमें बुराई क्या है? सभी के बीच में, इसमें बताओ कहाँ संशय है? चलिए, ये बात भी वहां तक पहुंचेगी और उम्मीद है जो चुनाव आयोग इस पर भी ध्यान देगा। हम आपके विधानसभा क्षेत्र मोती नगर की तरफ फिर से लौट आते हैं, क्योंकि यह बातें उठ करके बहुत दूर तक चली गई, पूरी दिल्ली की बात हो गई, हरियाणा तक पहुंच गई। पानी की समस्या आपके विधानसभा क्षेत्र मोती नगर में बहुत गंभीर समस्या जो शुरू से रही है और जिसके कारण जो है सो टकराहट की स्थिति बनी रही हमेशा, वो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को लेकर करके। और 2.5 साल से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रुक नहीं पाया। आखिर ये समझ में नहीं आया कि अगर निगम पार्षद गलत कर रहे थे तो आपने उसे क्यों नहीं रोका या रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे पास एक कंप्लेंट आई 33/15 रमेश नगर डबल स्टोरी में जी, तो मैंने उसको लेकर कमिश्नर को, विजिलेंस में, हर जगह कंप्लेंट डाली मैंने इसके बारे में कि यहाँ के मिस्टर जो जेई हैं, ये बिल्डिंग अनथराइज बन रही है, इसके ऊपर एक्शन किया जाए। और ये किसकी देख रेख में बन रही है, और मैंने बकायदा उसका नाम मेंशन किया उस ऑफिसर का। मैंने ये जेई है और यहाँ पर इसके एलिगेशन बहुत लगे हुए हैं, और इसके लिए मैं कम से कम भी मैं 2-3 महीने डिपार्टमेंट्स में घूमा, हर जगह मैंने इसकी एप्लीकेशन लिखी, वो मेरे पास कॉपियाँ अभी भी हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। आप समझे कि मैं 2-3 महीने इसी काम में घूमूंगा तो बाकी फिर चिंता सफर करेगी, तो किसी बात की सुनवाई नहीं होगी। उसके मेरे पर रिटर्न के लेटर भी बने हैं, तो जितनी भी अनथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही है, जितनी भी हैं, कोई भी आदमी मेरे पास आए, रिटर्न में लेटर दे, उसके पर एक्शन करेंगे। कोई आदमी मेरे पास आता नहीं है तो क्या किया जाए? आज जो काम हमने करने की कोशिश की उसकी सुनवाई नहीं है। हाँ, यही समस्या जो सर्वे के क्रम में और बाकी चीजों में भी निकल करके सामने आती है, जो कि एमसीडी को जब लिखा जाता तो उस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और यही आरोप एमसीडी के ऊपर प्रारंभ से लगता रहा है, जो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। आप लोगों ने चुनाव के दरमियान भी इस बातों को रखा।
अगर एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके कारण हम आगे जो है उस काम को ना करें और छोड़ दें, क्योंकि सिर्फ एक बिल्डिंग ही तो नहीं बनी है आपके विधानसभा क्षेत्र में। अभी भी सैकड़ों के तादाद में बिल्डिंगें बन रही है, पहले भी बनती रही है, और आपसे भी अब बात छुपी नहीं है जो कि किस तरीके का इन लोगों का एनेक्स है। तो इसके लिए एक विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, जो गरीब आदमी मकान बनाता है उसके यहाँ तो हथौड़े लेकर के पहुंच जाते हैं, उसका जो है छज्जा भी तोड़ देते, उसकी बालकोनी भी तोड़ देते। अब उसका परिवार बड़ा हो गया है, अगर उसके बच्चे की शादी करनी है, उसके पास जगह नहीं है, तो वो तो टारगेट हो जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े माफिया जो सरकारी जगह तक पर अवैध निर्माण कर दिए, कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सलम क्षेत्र हो आपका, चाहे रिहायशी क्षेत्र हो। आपके विधानसभा क्षेत्र में आज की तारीख में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 से ज्यादा अवैध निर्माण हो रहे हैं। मैं इस बारे में एक ही बात कहूंगा आप दोनों से और मोती नगर की पूरी समस्त जनता को, आप बिल्डिंग के विषय में कभी मेरे पास आ जाएं और मेरे से मिले और उस पर मैं एक्शन नहीं करूं तो आप मुझे कहिएगा। लेकिन मैं इस विषय में जब तक कोई पब्लिक मेरे पास नहीं आएगी, कंप्लेंट नहीं होगी, क्योंकि पूरा एमसीडी का जो एक नेक्सस है, पूरे आदमी उनके फैले होते हैं। हमारा नेक्सस कितना है? हमारा प्रोग्राम होता है पानी, बिजली, सीवर, स्कूल्स, हॉस्पिटल। हमारे प्रोग्राम बड़े बड़े हैं। जितना मेंटेनेंस का प्रोग्राम है, सफाई है, जितने पार्क्स हैं, जितने बीम मेंटेनेंस है, जैसे कुत्तों का बारे में है, सड़क की सफाई है, नालियों की सफाई है, ये एक नेक्सस है। और वो चीज़ें वहाँ पहुँच जाती हैं और मेरे पास वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती, क्योंकि हमारा दायरा बहुत छोटा है, हमारा डिपार्टमेंट इनके डिपार्टमेंट से छोटा है। तो लेकिन मैं जनता से कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, जहाँ भी इस तरह के काम चलते हों, आप मेरे से आगे मिले, अपनी कंप्लेंट दें, उस पर जरूर एक्शन होगा और बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन होगा। जनता तो डरती है गोयल साहब, जो कि अगर उसने आके आपसे शिकायत किया और कल की तारीख में उसकी बिल्डिंग सील हो जाएगी, उसके बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा, बाकी को नहीं होगा, तो जनता जो है सो खुल कर करके कैसे आएगी? एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी भी तो टीम है, आपकी भी पार्टी की टीम है, आप अपने स्तर से सर्वे करा के, या यहाँ का जो क्षेत्रीय समाचार पत्र है वो भी नंबर के साथ, तस्वीर के साथ जो है सो प्रकाशित करता है, तो वो भी आपके पास एक आधार है। तो आप उसके आधार पे भी संबंधित जोन को, कमिश्नर को, सीएम को, पीएमओ को, जहां से भी कार्रवाई हो सकती है, आप करवा सकते हैं। इस विषय में बस इतना कहूंगा कि संगठन का निर्माण शुरू कर दिया है। अभी तक संगठन का निर्माण हमने शुरू नहीं किया था। संगठन का निर्माण हमारा 30 जून तक बन जाएगा। 30 जून के बाद मैं समझता हूँ कि जितनी भी पहले वाली गलत चीजें थी कहीं ना कहीं निकल के आएंगी, हमारे संगठन के माध्यम से भी, पब्लिक के माध्यम से भी। और हम पब्लिक को अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहे हैं और जगह जगह जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, और जहाँ जहाँ उनकी इस बिल्डिंग माफिया के बारे में भी जो कंप्लेंट्स हैं उसको भी उजागर करेंगे। बस इतना कहूँगा, ये चीज़ें अभी 2 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे जो कमियां हैं उसको ठीक करेंगे। ये बिल्डिंग माफिया के खिलाफ तो आप कार्रवाई के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन जो आदमी आपको खुलेआम भ्रष्ट कर रहे हैं उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? मैंने अभी क्या कहा समझ नहीं आया। आप वो भ्रष्ट मुझे कह रहे हैं, कोई भी राह चलता मुझे भ्रष्ट कह देगा तो उसका हम क्या करेंगे समझ नहीं आया। जब कपिल मिश्रा कर रहा है और वो कोई एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा, उसका क्या कर रहे हैं? और उसके बारे में हमने मान आने का दावा भी कर दिया है। अब मैंने डिटेल्स मांगी है न्यूज चैनल से कि मेरी डिटेल्स जो उन्होंने फाइल की है उससे रिपोर्ट मंगा रहे हैं। उस रिपोर्ट के प्रोग्राम देने के बाद हम इसके ऊपर एक्शन करेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो कि जो लोग आपके खिलाफ इस तरीके से गलत आरोप लगा रहे हैं, आप उन लोगों की भी जो है सो सारा चीज इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके उनके खिलाफ भी जो है आप मानहानि का मुकदमा करेंगे जो आप पर गलत आरोप लगा रहे हैं? 100% होगा। यदि कोई चीज हमारे पे एलिगेशन लगा रहा है उसके तथ्य का पूरा आंसर दिया जाएगा और उस आंसर के बेस पे ही उसके ऊपर एक्शन होगा। क्योंकि मैंने बात की थी मीडिया से कि वो जो भी एलिगेशंस हैं वो हमें दे दी जाए। उन्होंने कहा कि आरटीए के माध्यम से मिलेगी। हम इसके लिए वैसे लायबल नहीं है, तो आरटीए लगने वाली है, उसमें कम से कम भी 1.5 महीना लगेगा। उसके बाद पेपर बनने के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, एक बात हो रही है, बहुत ही खुल के बात हो रही है, तो आपके ही क्षेत्र का एक और ही बड़ा ही ज्वलंत समस्या है। ये समस्या भी है और अराजकता भी है।
समस्या इस दृष्टिकोण से है कि जब अगर कहीं एक कॉलोनी बस गई तो उसको पानी भी चाहिए, उसको बिजली भी चाहिए, उसको सड़क भी चाहिए, उसको पार्किंग भी चाहिए, या तो वहां बसने ही दिया जाए। अगर पौष इलाके में इस तरीके का एक कॉलोनी बस गया, वहां 15-20 मकान बन गए, अब वो वैध बने अवैध बने उस विवाद में न पड़ करके सीधी सी बात हो जो कि वहां वो बन गई, चाहे जैसे भी बनी, अब उससे पानी चाहिए। अब अगर उसे पानी नहीं मिलेगा, ये इस कारण से जो कि आप जो है सो अभी रेगुलाइज नहीं हुए हो, आपका जो है सो ये है, तो वो जनता कहाँ जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब वो नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेगा, चोरी से आपका पानी लेगा तो उसके ऊपर मुकदमा बनेंगे। गलत तरीके से सीवर लाइन में डाल दिया है तो वो जो है ओवरफ्लो कर रही है, जिससे बीच सड़क में जो है सो स्थिति नारकीय होती जा रही है, मच्छर पनप रहे हैं और पूरे कॉलोनी के लोग नाराज हो रहे हैं। अगल बगल के जितने भी लोग हैं, यात्री हैं जो गुरु तेग बहादुर पार्क जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए या डिस्ट्रिक्ट हेडगेवार पार्क जाते हैं, वही एक रास्ता है, वो रास्ता है बीच से, वहाँ जो है मच्छर पनप रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके अंदर का चीज है, आपके विधानसभा से जुड़ा हुआ है, सीवर और पानी दोनों आपका है। एक बगल उसे मिल नहीं रहा इसलिए वो चोरी कर रहा है, अगर वो चोरी कर रहा है तो वो ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है तो मच्छर पनप रही है। अब इसमें क्या किया जा सकता है, एक विधायक के रूप में आपको सोचना होगा। इस विषय में इतना कहूँगा, जैसे कि मैं इसके लिए मैं रेल मंत्री हमारे प्रभु जी से भी मैं मिला था। सबसे पहले तो मैं एक हमारा क्षेत्र है शिव बस्ती, वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है और टॉयलेट नहीं है, तो मैं उनके पास मिला, मैंने कहा कि ये वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, एक बोरवेल लगवाना है वहाँ पर और एक टॉयलेट बनाना है। तो वहाँ के उन्होंने कहा कि आप मेरे पीए से मिलें, तो पीए से मिलने गया तो उन्होंने बड़ा रुखा जवाब दिया कि हम तो इनको उठाने के लिए आए हैं, आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा हम तो आए हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, ये बस्ती तो कम से कम भी 40 सालों से है, उस समय तक आप कहाँ थे? आप इनको अभी कह रहे हैं कि हम ये सुविधाएं नहीं देंगे, उस समय कहाँ थे आप? अब हमारे आते ही सुविधाएं खत्म करने का प्रोग्राम हो गया। मैंने वहाँ पर एक मशीन भेजी बोर करने के लिए, उस मशीन को पकड़ लिया, थाने में जमा कर लिया गया। टॉयलेट बनाना भेजा, उस टॉयलेट को बनने नहीं दिया गया। तो ये स्थितियां हमारे देश की हैं। रेलवे डिपार्टमेंट कहता है जी ये डीडीए की लैंड है, डीडीए कहता है रेलवे करने नहीं देगा, तो 100 तरह के नक्शेस हैं। बाकी जो आपने कहा कि पानी और सीवर की पानी और सीवर के बारे में, इसको देख लेते हैं, फिर इसका भी प्रॉब्लम निकालते हैं। लेकिन जब जनता आगे मिले, मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं, तो उसका हल भी निकालेंगे और सारे हल निकलेंगे। अब ये जो मसला है, ये है आपका रेखा इनक्लेव और ए ब्लॉक मानसरोवर गार्डन के बीच से जो सड़क जाती है, जिस पर आप भी कई बार दौरे के क्रम में आए हैं। वहाँ मैं सिर्फ इसमें इतना कहूँगा, इस जो रेखा जो अपना एरिया है, क्षेत्र है, वो लोग मेरे से आगे मिले और वो मिलने के बाद में जब मिलता हूँ उनसे मैं, तो देखते हैं समस्या क्या है, उसका हल कैसे निकलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो वो पानी बीच सड़क में अटक रही है और मच्छर डेंगू का समय आ रहा है, चिकनगुनिया, पहले इसको समझ लेते हैं। हाँ, समझ के फिर कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से कम भी मोदी जनता से भी रूबरू होंगे और पूरे दिल्ली वासियों से भी मैं एक ही अपील करूंगा, जो भी हमें तंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो कम से कम भी अपने गिरेबान में जाके देखें कि आपकी गिरेबान क्या है। आज तो सच्चाई की परीक्षा के लिए सच्चाई को परीक्षा देनी पड़ रही है। आज तक क्या होता था, किसी की परीक्षा ली आज तक? इन्होंने पूरे काउंसलर बदल दिए, किसी एक पे भी एक्शन किया गया? अपने गिरेबान झांकते नहीं है दूसरे को, जितना मर्जी आप कीचड़ उछालें, लेकिन कीचड़ उछालने वाले को ये नहीं पता कि कीचड़ बाद में उसके मुंह पे डलता है।